वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 11th फिजिक्स में भी इसको पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर भी मैथमेटिक्स में क्लास 12 में ये आपका वेक्टर फिर से रिपीट हो रहा है। दोनों का थ्योरी, दोनों का न्यूमेरिकल, दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग बराबर है, बट मैथमेटिकल यहाँ पर अप्रोच ज़्यादा है, वहाँ पर न्यूमेरिकल था और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इसको मैथमेटिक्स के अप्रोच से इसको स्टडी करने का, साथ ही साथ क्वेश्चन से ज़्यादा करने का। वेक्टर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट ये वेक्टर क्या है और कहाँ से ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जिसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी सारी चीजें जैसे लेंथ है, हाइट है, फोर्स है, वर्क है, कुछ भी जितनी भी चीजें हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। बट उस फिजिकल क्वांटिटी को आप दो तरीके से सोच सकते हैं। क्या, जैसे कि एक चीज सोचिए, आपके पास यहां से आपका घर जा रहे हैं, तो किसी ना किसी के एक हो सकता है कि चलो भाई यहां से सीधा आप जाइए आधा किलोमीटर का दूरी और बिल्कुल एक डायरेक्शन में इस सड़क पर सीधा चलते रहे, आपका घर आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात होती है कि बहुतों का घर इस तरह से होता है कि यहां से उधर गए, फिर वो लेफ्ट लीजिए, फिर कुछ दूर आगे बढ़िए, फिर राइट लीजिए, मतलब मूविंग है, कर्व है, सर्कुलर है, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजों को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो दो चीजें डिफरेंट आ जाती है। एक क्या हो सकता है, वो किसी डायरेक्शन में हो या फिर विदाउट डायरेक्शन का हो, मतलब वनली मैग्नीट्यूड, कि आप यदि 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं, या फिर कोई और भी एक डायरेक्शनल में। और एक हुआ कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 1 किलोमीटर लेफ्ट गए, फिर पीछे आ गए, फिर हाफ किलोमीटर राइट गए, मतलब फिर कहीं कर्व हो गया, कहीं सर्कुलर हो गया, इस तरह की चीजें। तो उसी चीजों में से फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये दो टुकड़े में हम इसको देखेंगे, दो पार्ट में अलग अलग से हम देखेंगे। एक स्केलर क्वांटिटी क्या है और एक दूसरा क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या। इसी दोनों चीजों में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मात्रात्मक चीजें हो। एंड वेक्टर क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड के अलावे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो ये आप फिजिक्स में इन चीजों को बेटर रूप से समझ सकते हैं, या फिर फिजिक्स में आप काफी ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, बट डिफरेंस कहां पर आता है दोनों के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, दोनों एक ही चीज है, बट डिफरेंस कहां पर है, उसके डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो ये चीजें आप फिजिक्स में या फिर और भी बहुत सारा क्वांटिटी जिसको आप बेटर रूप से यूज करते हैं रेगुलर रूप से। मैथमेटिक्स में तो जनरली ये एक अलग से वेक्टर आ जाता है, लेकिन फिजिक्स में हर चैप्टर में इन चीजों का यूज करते हैं, चाहे फोर्स की बात करें, मोमेंटम की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ। तो उन चीजों का रेगुलर रूप से सारे चैप्टर्स में यूज होता है, तो वहां पर आप बेटर रूप से इनको समझ सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटीज शॉर्टकट में देखिए हम लिख रहे हैं इसको हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या हो, केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब केवल और केवल, जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव 5 लीटर ऑफ मिल्क, तो इसमें यदि आपके पास 5 लीटर मिल्क है तो इसमें कोई डायरेक्शन है, कोई किसी तरह कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि हम यहां से 1 किलोमीटर जा रहे हैं लेफ्ट साइड, बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, उसमें डायरेक्शन की बिल्कुल लेफ्ट में हम जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हुआ, उसमें डायरेक्शन भी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल्स में क्या होगा, डिस्टेंस
दूसरा स्पीड, और भी बहुत सारी चीजें, ये सब चीज आप फिजिक्स में रेगुलर रूप से यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जैसे कि हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल में आप इसको क्या डिस्टेंस है, तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट आप ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्पीड के जगह पर आप इसको वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं। ये सारी जितने भी क्वांटिटी हैं वो सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इन सारे चीजों में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है या साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे वेलोसिटी की हम बात करते हैं, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते, देखिए एक व्यक्ति है, एग्जांपल एक छोटा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कोई है यहां पर खड़ा है, वो क्या किया? यहां से यहां आया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया और फिर से पॉइंट बी से सी पर आया, फिर से पॉइंट बी पर। तो देखिए क्या हुआ, यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो फिर डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया? ए बी प्लस बी सी। ध्यान देंगे वो क्या हुआ? डिस्टेंस क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, मतलब उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, यहां से यहां गया, फिर यहां से वहां गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन यदि हम केवल और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एसी, क्योंकि ये आपको एसी एक मैग्नीट्यूड बताएगा, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बताएगा कि हम ए से सी की ओर गए या ए से सी तक गए। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जबकि यहां पर क्या डिस्टेंस, केवल दूरी हम ट्रेवल कर रहे हैं कि हमने यहां से 5 किलोमीटर यहां गया और 5 किलोमीटर बाद फिर से इधर 3 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि यहां पर से वो नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब चाहिए कि डिस्टेंस तो हो ही, साथ ही साथ वो डिस्टेंस एक डेफिनिट डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया हो, तब वो कहीं ना कहीं आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो डेफिनिट डायरेक्शन क्या हो गया? हम ए पर थे और मेरा फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सी हो गया। इनिशियल ए से स्टार्ट किया और पहुंच गए सी पर। तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर किया जाएगा यही आपको वेक्टर के रूप में कंसिडर करना है। तो स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या हो? केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। एंड वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो यहां पर हम इन पूरे चैप्टर को 3 अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। इंट्रोडक्शन में हम टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आपका डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम 3 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम टाइप्स और इसका सम या फिर जो भी चीजें आ जाती है बेसिक में वो हम डिस्कस करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से लिखे ताकि पता चल जाए ये वेक्टर है। सिंपली यदि कोई इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है, यदि कोई इनिशियल पॉइंट ए है और ये टर्मिनल पॉइंट बी है, ए यहां पर क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और कोई व्यक्ति है वहां से ए इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस डायरेक्शन में मूव किया और ये बी फाइनल पॉइंट पर आ गया, ये अपने फाइनल पॉइंट बी पर आ गया। तो कहीं ना कहीं आप इस वेक्टर को जो डिनोट करेंगे वो डिनोट किस तरह से करेंगे? डिनोटेड बाय ए बी, मतलब ये आपको क्या बता रहा है कि ए बी डिस्टेंस है और ये एरो बता रहा है कि आप ए से बी की ओर आए, ए से बी तक आए। एरो शोज द डायरेक्शन, यहां पर जो आप ध्यान में रखेंगे क्या? एरो शोज द डायरेक्शन, एरो शोज द डायरेक्शन। ये आपका एरो, इट इज द रीजन दैट ये आपका डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं कि हम ए से बी तक आए। यदि हम सिंपल इस तरह से लिखते हैं क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है या फिर ए बी कुछ है, इसमें ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम डायरेक्शन लगा करके ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो इनिशियल पॉइंट ए पर था और ये टर्मिनल पॉइंट बी की तरफ आया वो इस डायरेक्शन में, तो फिर हम इसको बोलते हैं वेक्टर। सिंपली आप इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक व्यक्ति यहां पर ए पर था, वहां से वो बी पर आया, वहां बी के बाद वो सी पर चला आया,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इनिशियल क्या हुआ, ए, इनिशियल हो गया ये आपका। और ये टर्मिनल जिसको आप फाइनल बोल सकते हैं वो कहां पर आ गया, सी। तो ये इनिशियल और टर्मिनल का जो ये कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति ए से सी पर आया, ये जो हुआ यही हो गया आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ए सी। मतलब फाइनली हम ए से स्टार्ट किए थे और सी पर आए और डायरेक्शन था हमारा ये। इस तरह से ये आप वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप इस पूरे वेक्टर को एक वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहां पर हम डिनोट करते हैं ए बी, तो आप इसको जनरली वेक्टर आर ले सकते हैं, वेक्टर ए ले सकते हैं, या फिर वेक्टर बी के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं अलग अलग रूप से। तो इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक आपको होगा कि एक वर्ड आता है काफी इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स की बात करें, पूरे मैथमेटिक्स और पूरे वेक्टर की बात करें तो एक वर्ड है आई जे के। ये बार बार रिपीट होता है कि आई जे के क्या होगा, इन चीजों को आपको देखना है, ठीक है। आई जे के क्या है, आई जे और के क्या है। जैसे होता है ना, हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि जनरली हमारे यहाँ शादी और हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर दिया। तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो सब जगह जा सकते नहीं, तो वो क्या होता है, वो किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजते हैं। भाई आप प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गए भाई वहां गिफ्ट विफ्ट दे दी। कहीं ना कहीं ये जो आई जे के है वही चीज यहाँ पर है, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसी का। अब किसका रिप्रेजेंटेटिव है तो ये समझना है। तो आई है एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव, आई किसका रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स एक्सिस का। मतलब ये आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और यूनिट वेक्टर के टर्म में। मतलब यदि ये एक्स एक्सिस है तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर जनरली हमेशा लिया जाता है पूरे वेक्टर में, उसको हम लोग आई बोलते हैं। इसके यदि ये वाई एक्सिस है तो इसके अलोंग हमेशा एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया जाता है जिसको जे बोलते हैं। और ये के मतलब एक्स हुआ, वाई हुआ और जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर हुआ, ध्यान रखेंगे इस तरह से। ये जो हमने यहाँ पर मार्कर रखा हुआ इस तरह से, तो हमने इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लिया कि ये आपका वेक्टर ए हुआ, तो ये हुआ जेड एक्सिस और इसके अलोंग एक वेक्टर हुआ यूनिट वेक्टर के हुआ। मतलब आई जे के क्या, आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, y axis and z axis respectively, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग ये आपका क्या एक यूनिट वेक्टर है, उसी को हम लोग बोलते हैं i, j और k। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं एज, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए आई जे के तो परपेंडिकुलर होगा ही। तो ध्यान में रखेंगे, बार बार हम किसी भी चीज का यूज करेंगे। यदि कोई वेक्टर है जनरली आप लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मतलब किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का ये कंपोनेंट हो गया ए बी सी। इस तरह से हम बार बार रिप्रेजेंट करेंगे और बार बार यूज करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम एक मैग्नीट्यूड की करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, जिसको आप वर्ड यूज कर सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बोलिए या फिर आप इसको मॉडुलस बोल सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, इफ सपोज कर लीजिए यहां पर आप कि आर है एक और ये है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। कोई वेक्टर है, उसका ये एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है, ये एक वेक्टर है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड जिसे मॉड डिनोट करते हैं, मॉडुलस इस तरह से, तो वैसे भी यहां डिनोट होगा। देन मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय, देन मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय, तो
इस तरह से मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है आर, और इस तरह से एक मॉड लगा देंगे तो ये फिर आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड डिफाइंड है, इसका जो डेफिनेशन होता है आपको याद होगा, कई बार हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर मॉडुलस ऑफ आर बराबर, इसलिए यहाँ पर जो आप यूज करेंगे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर आर का मॉड बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कई बार आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, ये मैग्नीट्यूड के रूप में यही हम क्यों लेते हैं। तो आपको याद होगा ये टॉपिक हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस करते हैं कि सिंपली जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं या फिर मॉडुलस की बात करते हैं, तो मॉडुलस मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप मन में एक बात इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये इस तरह से है और हमने एक वेक्टर यहां पर लिया, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, हमने ये वाई एक्सिस ले लिया, और ये जो आपका है इस तरह से हमने क्या ले लिया, इसको ये जेड एक्सिस ले लिया, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। और ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। तो यदि एक पॉइंट है कोई, यहां पर सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है, ये आपका यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर ये, अब यहां से हमको क्या करना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, फिर से ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, आप में कितना परिमाण है, परिमाप है, जो भी कोई आप उसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो वो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से उस बिंदु का कितना दूरी है, ये इस तरीके से। यदि यहां पर ये पॉइंट मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस, ये मार्कर वाला दिखाई पड़ रहा है, ये जो मार्कर का डिस्टेंस है वही आपका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। सिंपली आप समझ लीजिए कि यहां से दूरी आप 2 एक्सिस, वनली फॉर 2 एक्सिस के लिए मुझे दिखाते हैं, ये होता वनली फॉर एक्स और वाई एक्सिस के लिए, उसी को आप जनरलाइज करके 3 एक्सिस या 4 एक्सिस जो भी है बना देंगे। तो यहां पर देखिए, यदि कोई वेक्टर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे हो तो फिर क्या होगा, तो ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो ये x कंपोनेंट हो गया और यहां पर आपका y कंपोनेंट हो गया। हम बात क्या कर रहे हैं, मॉडुलस की, और मॉडुलस मतलब क्या होता है, मॉडुलस मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम होता है ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये हुआ मैग्नीट्यूड या फिर जिसको आप मॉडुलस बोलते हैं। तो आप सोचिए यदि ये डिस्टेंस x है, ठीक है, यदि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा y, और ये डिस्टेंस आपका x और ये डिस्टेंस y। तो अब आप ही सोचिए कि आपको चाहिए क्या, ये चीज चाहिए, आपको यही चीज चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहां पर लगता है कि दूसरे का डिस्टेंस ये हुआ और तीसरे आपको ये तीसरा टर्म यहां पर तो रूट अंडर के साथ लगा देते तो फिर ये आपका वैल्यू आ जाता, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तो फिर मैग्नीट्यूड निकल जाता है। दूसरे को तीसरे के साथ जब लगाते तो फिर आपका ये मैग्नीट्यूड आ जाता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जब आपको 3 कंपोनेंट दिया रहे ए आई बी जे प्लस सी के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर सी स्क्वायर। हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ये देखिए, हम छोटा सा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है, छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि ये यूनिट वेक्टर क्या है। तो देखिए, इसको सबसे पहले छोटा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि यूनिट वेक्टर यदि कोई वेक्टर है, इफ ए इज एनी वेक्टर, इफ ए इज एनी वेक्टर then unit vector is denoted by a cap, ठीक है, then unit vector is denoted by a cap। यदि आप किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हो तो फिर समझिए टोपी पहनाना है आपको। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, टोपी पहनाना है। तो जब भी किसी वेक्टर के ऊपर एक कैप लगाओ समझ जाना कि यूनिट, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आई कैप, तो जिसके भी ऊपर इस तरह से लगाओ तो आपको समझ जाना है कि आपका यह यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट veक्टर क्या हुआ? तो यूनिट वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, इज कॉल्ड
यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, यदि कोई वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड को इस तरह से डिनोट करते हैं और ये 1, तो ये जब भी मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे और यदि इसका वैल्यू 1 आ जाए तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर निकालना कैसे, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यदि किसी भी वेक्टर में यदि आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर बराबर कोई भी वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यदि आप किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये आपका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। यदि आप किसी भी वेक्टर में यदि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो आपका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर में यदि आप उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपका वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर के, जब भी वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर। आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। देखिए फाइंड यूनिट वेक्टर, तो क्या कर सकते हैं, आपको पता है यूनिट वेक्टर इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर में यदि आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग कर देते हैं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालने आता है। अभी देखिए वेक्टर r का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 14। अब यहां पर वेक्टर है कितना, i प्लस 2j और प्लस 3k, इससे आपको क्या करना है, रूट अंडर 14 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया 1 बाय रूट अंडर 14 i प्लस 2 बाय रूट अंडर 14 j प्लस 3 बाय रूट अंडर 14 और ये हो गया k। तो ये जो आपका हो गया यही आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। मतलब आप किसी भी वेक्टर में यदि उसके मॉडुलस यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो फिर वो आपका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो कहीं ना कहीं इसके बेसिक में दो इंपॉर्टेंट बातें, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, मैग्नीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और दूसरा यूनिट वेक्टर कैसे निकाला, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये दो बेसिक बातें हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा कि स्पेस में कोई पॉइंट है, आप उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो बातें, ये जो डिस्कशन होगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अब हम इन बातों की चर्चा करते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट से हमारा क्या मतलब है। ओके, हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। मतलब सिंपली इसका मतलब क्या होगा कि यदि स्पेस में कोई पॉइंट है और हम उसको वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। यदि स्पेस में कोई पॉइंट है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ए वेक्टर, तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, उसका नाम है ABC, और हम चाहते हैं कि इसको एक वेक्टर का रूप दे दिया जाए। हम चाहते हैं इसको एक वेक्टर का रूप दे दिया जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो करना कुछ भी नहीं है, बस सिंपली आपको करना क्या है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देना है। यहां पर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये वेक्टर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ओरिजिन है यहाँ पर कोई ओ। तो फिर ये जो आपका हो गया ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। ओ ए अब डायरेक्शनल है, ओ से ए की तरफ, इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मतलब यदि कोई भी वेक्टर हो, आपको स्पेस में पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट दे दिए a इक्वल टू 2 3 -1, तो सिंपली आप इस पॉइंट को वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं ओ ए इस तरीके से, और आप लिख सकते हैं 2i + 3j - k।
इस तरीके से, मतलब कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन अब ये पॉइंट आपका क्या हुआ, वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो आप इसको जनरली ए को बोल सकते हैं ओ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यही आपका जो ये वर्ड यूज है ओ ए, यही आपका क्या कहलाता है, इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब पॉइंट को वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ओरिजिन से बेटर कोई पॉइंट उस पूरे स्पेस में नहीं हो सकता, उस पूरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जो आपका एक स्पेस है, इस पे से ओरिजिन से बेटर कोई पॉइंट हो नहीं सकता। इस कारण से हमने क्या किया, इस पॉइंट ए को ओ से मिला दिया, तो ये जो पॉइंट बना ओ ए, ये जो वेक्टर का फॉर्म बना ओ ए, यही आपका ओ ए क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सिंपली आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट, यदि 2 पॉइंट दिया हुआ उसको एक लाइन के रूप में एक्सप्रेस करना हो तो फिर वहां से क्या होगा। देखिए दूसरा पॉइंट होगा हमारा, पहला की पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है उसको वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना, सिंपली आप क्या करेंगे ओ ए लगा देंगे। अब देखिए हम बात करते हैं 2 पॉइंट की, हम बात कर रहे हैं क्या, यदि एक स्पेस में 2 पॉइंट दिया हुआ है और हम उसको वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन, आप समझ सकते हैं ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। आपको यहां पर ध्यान देना है, ये क्या है, 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब देखिए आपके पास किसी भी कोई भी स्पेस हम कंसीडर कर लिए और 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट कंसीडर कर लीजिए और ये बी कंसीडर कर लीजिए, कोई भी पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं इसको A1, B1 और इसको C1, इसको आप मान लेते हैं A2, B2 और इसको आप C2 मान लेते हैं। ठीक है, A2, B2 और C2 मान लेते हैं। आपको यहां पर क्या करना है, इसको एक वेक्टर का रूप देना है, चाहे आप वेक्टर का रूप मतलब इस लाइन को आपको क्या करना है, एक वेक्टर का रूप देना, चाहे आप ए बी की बात कर लें या फिर बी ए की बात कर लें, 2 पॉसिबिलिटी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आपके मन में कि यदि कोई पॉइंट ए है और इसको आप वेक्टर का रूप देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आप इसको ओरिजिन से मिला देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ओ ए मिला दिया। उसके बाद देखिए यहां पर से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बी से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ओ बी हो गया, ये ओ ए हो गया और ये आपका ओ बी हो गया। अब यदि सोचिए कि यदि हमें चाहिए ए बी, यदि हमें चाहिए ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि ये तो आपका हो गया क्या, ओ बी हो गया, ये आपका ओ ए हो गया। अब यहां पर आपको डायरेक्शन बदलना होगा कि सपोज कर लीजिए आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करें, इस ये जो आपके सामने फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला फिगर, इस फिगर में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। अभी हम कुछ देर में उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तुरंत देख लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या था और हमने क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या कि यदि ये ओ है तो ओ बी प्लस बी ए बराबर, देखिए ओ से बी तक चले, अभी हमने डिस्कस किया था, ओ से बी आए और बी से ए आए, तो इस दोनों का सम कितना होगा, ओ ए होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल यही सम होता है। तो ये फिर क्या हो गया, ओ ए हो गया। अब देखिए यहां पर बी ए चाहिए आपको, तो बी ए इक्वल टू क्या होगा, ओ ए माइनस ओ बी। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान रखना। और दूसरा यही चीज हम ले सकते हैं क्या, सोचिए यदि हम इधर से चल रहे हैं, इस तरफ से चलने का मतलब हो गया, हम चलिए सबसे पहले ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इस कंडीशन में, तो फिर हम ओ से ए पर आए और ए से फिर बी पर आए, तो फाइनल इसका कितना हो गया, ओ से बी हो गया, ओ से बी हो गया। यहां पर देखिए ओ से यहां पर बी हो गया। अब एक चीज हमको देखिए, यहां पर हमको चाहिए ए बी, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा ना। तो इन 2 बातों को आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखना है कि यदि आपको कभी भी बोला जाए कि ए बी निकालना है, 2 पॉइंट दिया रहे ए बी निकालना, तो आपको हमेशा क्या उल्टा सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहां पर हमें चाहिए ए बी चाहिए, तो क्या हमने किया है, बी माइनस ए किया है, पॉइंट बी माइनस ए। और यहां पर देखिए यदि बी ए चाहिए तो ए माइनस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं, ए पॉइंट है
इसका नाम है 3, 1 और 5। बी पॉइंट है और इसका नाम है 5, 0 और 8 ले लिए। अब आपको चाहिए क्या, ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी पॉइंट है, इसको वेक्टर बनाना, ए बी वेक्टर चाहिए, मतलब लाइन है ए बी, उसको वेक्टर के रूप में, तो उल्टा घटाना है, बी माइनस ए, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, उल्टा घटाना। देखिए हमने लिखा है ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, और यहां पर यदि बी ए है तो ए माइनस बी। अब ओ बी मतलब ये हो गया वेक्टर 5i माइनस 3i, कितना हो गया 2i। अब 0 माइनस 1 माइनस जे और 8 माइनस 5 3 के। एंड सिंपली यदि आपको चाहिए होता बी ए, तो फिर बी ए के लिए क्या करते, ए माइनस बी करते, ए माइनस बी, 3 माइनस 5 माइनस 2i प्लस जे और 5 माइनस 8 माइनस 3 के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम्पल के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार खास करके कोई भी प्रोडक्ट वाला सवाल जब हम पढ़ेंगे, चाहे हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्वेश्चंस में बार बार ये टॉपिक आपका ये टर्म रिपीट होगा कि यदि कोई पॉइंट है उसको वेक्टर कैसे बनाना है, कोई लाइन है तो उसको वेक्टर कैसे बनाना है। सिंपली पॉइंट है तो उसको आई जे के लगा दीजिए, वो वेक्टर बन गया। और यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आपको देखना है कि यदि ए बी चाहिए तो बी माइनस ए, और यदि बी ए चाहिए तो ए माइनस बी, उल्टा हमेशा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और ये कैसे हुआ ये भी हमने बताया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये कौन से लॉ से हुआ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जिससे हम किसी भी लाइन का जो भी 2 पॉइंट दिया हुआ हो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका हम पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर वन बाय वन। ओके, सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। इसका भी बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे बार बार। यदि कहीं पर भी आपको ओ लिखा मिले और उसके ऊपर एक एरो लगा रहे, आपको तुरंत समझ जाना है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय, generally it is denoted by एक O, ये नहीं कि आपको जीरो समझना, इस तरीके से जनरली इट इज डिनोटेड बाय O पर एक एरो, मतलब ये एक जीरो वेक्टर का नोटेशन है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। हम लोग टाइप नंबर 2, अभी हमने कुछ देर पहले देखा ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर कैप लगाते हैं। ठीक है, a vector having magnitude 1, a vector having magnitude 1, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, having मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब जनरली इट इज, यदि कोई r एक वेक्टर है, इफ r इज एनी वेक्टर देन डिनोटेड बाय आर कैप। हमने अभी पहले आपको भी बताया शुरू में, यदि किसी के ऊपर कैप लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर का नोटेशन हो जाता है। और मैग्नीट्यूड इसका कितना हो, 1 हो, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एंड यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, शुरू में हमने बताया यूनिट वेक्टर बराबर होता है किसी भी वेक्टर में यदि आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो वो फिर आपका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और यूनिट वेक्टर बोलते हैं। टाइप नंबर 3 कोप्लेनर वेक्टर। यहां से देखिए कुछ छोटे छोटे चीजों की हम डिस्कस करेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या होगा, यदि वेक्टर है एक ही प्लेन में लाई करे, मोर देन 2 वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। वर्ड से जैसे यहां पर देखिए क्लियर हो रहा है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में स्थित हो। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और more vectors
lying on the same plane are called coplanar, are called कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, यदि दो से ज्यादा वेक्टर है जो एक ही प्लेन, जैसे कि एक सपोज कर लीजिए जो व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है और दो से ज्यादा वेक्टर है एक ही इसी प्लेन में सिचुएटेड है, तो फिर ऑल दीज आर नॉन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक ही प्लेन में स्थित है, ये सभी को क्या होंगे? कोप्लेनर। और इसका उल्टा क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर मतलब नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। सपोज कर लीजिए एक ये वाला प्लेन हो गया और एक स्पेस वाला, मतलब एक वेक्टर इस तरीके से और दूसरा वेक्टर इस तरीके से, तो ये क्या हुआ? ये इधर इस वाला ये वाला प्लेन है जो हमारा जो हैंड साइड में दिख रहा है वो इस प्लेन में, जबकि ये जो नीचे वाला वेक्टर दिखाई पड़ रहा है आपको ये इस वाले प्लेन में स्थित है। तो कहीं ना कहीं दोनों बोथ लाइंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। ये आप क्या बोल सकते हैं कि दो से ज्यादा वेक्टर यदि आपको अलग अलग प्लेन में स्थित हो, डिफरेंट lying on different planes, then it is known as the non-coplanar। non-coplanar मतलब एक ही प्लेन में स्थित नहीं हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? non-coplanar, है ना। चलिए, इस पर भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि आप बाद में जाकर देखेंगे कोप्लेनर पर बहुत ज्यादा टॉपिक डिस्कशन करना होता है इस पर। जैसे नॉन कोप्लेनर के लिए क्या होता है? यदि एक ही प्लेन में स्थित हो तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ए बी सी यदि है तो फिर उसका वैल्यू कितना हो जाता है? ये 0। फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका 0 हो जाता है। नॉन कोप्लेनर और ये कोप्लेनर, हम दो बातें की। यहाँ पर देखिए 0 वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, और ये हो गया आपका क्या? नॉन कोप्लेनर। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप नंबर 5, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स। अब वर्ड से देखिए बार बार हम बोल रहे हैं एक बात, तो वर्ड से डेफिनेशन क्लियर होता है। को इनिशियल मतलब टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तो समझ लीजिए एक प्लेन में एक वेक्टर है और सब एक ही से है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ऑल 3 नॉन को इनिशियल वेक्टर्स। ऑल 3 नॉन को इनिशियल वेक्टर्स, सभी एक ही ओरिजिन से। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो और ए बी सी क्या हो गए? को इनिशियल वेक्टर्स। नॉन को इनिशियल वेक्टर नंबर 6, नॉन को इनिशियल वेक्टर्स। नॉन को इनिशियल वेक्टर्स आप इसको लिख लेंगे। नॉन को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये अलग अलग हुआ। एक वेक्टर उधर हुआ, ये वेक्टर अलग हुआ, ये वेक्टर अलग हुआ, तो ये क्या हो गया? नॉन को इनिशियल वेक्टर हुआ। उसका उल्टा हो गया नंबर 7, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स यू कैन से, इसको आप कई बार और में आप अलग अलग बुक्स में देख सकते हैं। आप इसको जनरली पैरेलल वेक्टर्स के कंसीडर में भी इसको ले सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। टू और मोर वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब देखिए अलग अलग इसका डेफिनेशन हम वर्ड यूज कर रहे हैं। टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स lying on the same line, या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं क्या? टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स
हैविंग सेम पैरेलल सपोर्ट, हैविंग सेम पैरेलल सपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं दोनों वर्ड का एक ही चीज कहना है कि सेम पैरेलल सपोर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन में हो, टू और मोर वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, इट मींस यू कैन से और टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम पैरेलल सपोर्ट। सिंपली आप ये देख सकते हैं कि यदि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो दोनों का जो डेफिनेशन, दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है, दोनों डेफिनेशन के लिए अनुसार से मुझे समझाते हैं क्या, ये लाइंग ऑन द सेम लाइन, इफ वी ड्रॉ ए लाइन, सपोज कर लीजिए, हम सपोज कर लेते हैं ये यहां से यहां तक एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों वेक्टर है दोनों इसी लाइन पर लाई कर रहा है। या फिर ये समझ लीजिए हैविंग सेम पैरेलल सपोर्ट, कि दोनों जिस सपोर्ट पर है दोनों के लिए एक ही सपोर्ट वर्क कर रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं इस तरीके से, ये एक पैरेलल सपोर्ट है और ये एक वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर के लिए और इस वेक्टर के लिए, दोनों वेक्टर के लिए एक ही पैरेलल सपोर्ट वर्क कर रहा है ये, तो ये क्या हुआ, कोलिनियर वेक्टर्स हुआ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो आपके क्वेश्चंस में हमको यूज करना है कई दफे, कि इफ नॉट में इंपॉर्टेंट चीज है ये, if a and b are parallel vectors, if a and b are parallel vectors, then vector a equal to lambda vector b, then vector a equal to lambda vector b, where lambda क्या है, इज एनी स्केलर, इज एनी स्केलर, जहां लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, कोई आप इसको कांस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यदि इस तरह के कंडीशंस को फॉलो करें दो वेक्टर ए और बी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है या फिर कोलिनियर वेक्टर है। और सिंपली इसका अपोजिट क्या हो सकता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। डिफरेंट डिफरेंट में आ जाए तो फिर आपको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, या फिर नॉन पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, नॉन पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट पैरेलल सपोर्ट, हैविंग डिफरेंट पैरेलल सपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा, हैविंग डिफरेंट पैरेलल सपोर्ट, हैविंग डिफरेंट पैरेलल सपोर्ट, हैविंग डिफरेंट पैरेलल सपोर्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अलग अलग हो तो उसको जैसे हम क्या बोलेंगे, नॉन, जैसे एक वेक्टर ये ले लिए, वेक्टर ए, और वेक्टर हम ले लें एक वेक्टर बी ले रहे हैं, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये फिर क्या हो गया, नॉन पैरेलल वेक्टर्स हो गया। नंबर 9 इक्वल वेक्टर्स, नंबर 9 की हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स देखिए क्या हुआ, दो वेक्टर यदि मैग्नीट्यूड और कहीं ना कहीं डायरेक्शन में भी सेम हो तो हम उसको बोलते हैं क्या, इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर said to be equal if two vectors are said to be equal if their magnitude are सेम, उसका क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और दूसरा डायरेक्शन इक्वल हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ये नहीं कि मैग्नीट्यूड बराबर है बट डिफरेंट डायरेक्शन से तो वो इक्वल होंगे, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं। डायरेक्शन इक्वल का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक ही होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। नंबर 9 नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नंबर 10 नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहां से लास्ट तक, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कहीं पर भी यदि हम माइनस की हम बात करते हैं तो फिर माइनस क्या दिखाता है, माइनस ओनली शोज द अपोजिट डायरेक्शन। सिंपली आप समझ लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ए मतलब ए बी ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझें, ए बी ले ले, मतलब ये वेक्टर ए से बी की तरफ गया,
लेकिन यदि कहीं -a लिखा हुआ है, -a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड अलग है, मतलब माइनस ओनली शोज द डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब हुआ ये कि ये a है और ये b है, और ये हुआ कि इसका डायरेक्शन पलट गया। तो माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे वेक्टर में, कि कहीं पर भी माइनस हो तो उसका मतलब क्या समझना है, कि मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये इसका मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का। ठीक है, तो इफ a is any vector, then -a यदि कोई वेक्टर है, इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इज द नेगेटिव ऑफ vector a. If a is any vector and -a is the negative of vector a, is the negative of vector a. ठीक है, and it shows only the different direction, it shows only the opposite direction, only the opposite direction. It means if हम यदि बात करते हैं कहीं पर भी ए बी की, ठीक है, ए बी की हम बात करते हैं, तो ए बी क्या हो जाता है, यदि ए बी वेक्टर है और यदि हम कहीं पर भी -ab लिखते हैं तो फिर क्या करता है, ये a से b की तरफ जा रहा है, और यदि कहीं पर भी हम -ab लिखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, b से a की तरफ आ रहा है। तो ये बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन पलट गया है, ये a है और ये यहाँ पर b है, और ये क्या हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो यही हुआ दोनों का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जनरली हम इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में यूज करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट में यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। ओके, उसके बाद 11 नंबर लिखते हैं फ्री वेक्टर। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे देखिए हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होगा कि कोई भी वेक्टर किसी भी एक पूरे स्पेस में एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजर रहा है। सिंपली ये एक रास्ता है, सपोज कर लीजिए एक रास्ता है, ठीक है, और इस रोड पर, इस सड़क पर एक यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं सड़क को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी रोड बोल देते हैं, या फिर कुछ वैसा मंदिर है जो कि बहुत फेमस बोलते हैं कि नहीं, ये इस मंदिर वाले रोड में चले जाइए। तो कहीं ना कहीं क्या हो, लोकलाइज्ड वैसा वेक्टर जो यदि एक स्पेसिफिक विशेष पॉइंट से गुजर रहा हो, तो हम इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वेक्टर, ये लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। ये वेक्टर ए है और किसी पॉइंट पी से गुजर रहा है जो कि एक डेफिनेट पॉइंट है उस स्पेस में, तो फिर वो क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर पासिंग थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर passing through a definite point is called localized vector। ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये जो वेक्टर ए है, एक पॉइंट है, इस पी से होकर के पास कर, इट कैन नॉट बी मूव्ड। ये नहीं कि अकॉर्डिंग एज कंडीशन हम इसको मूव कर सकते हैं, इस फ्री वेक्टर्स को आप मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग एज योर कंडीशन, इट कैन बी मूव्ड, इट नॉट पासेस थ्रू ए डिफिनिट पॉइंट। तो ये क्या हुआ, नॉट पासेस थ्रू एनी डिफिनिट पॉइंट, नॉट पासेस थ्रू एनी डिफिनिट पॉइंट, मतलब इट कैन बी मूव्ड, इट कैन बी मूव्ड, इसको आप इधर से इधर मूव कर सकते हैं, इट कैन बी मूव्ड। क्योंकि यदि आप इस वेक्टर को किसी एक डेफिनेट पॉइंट से पास नहीं करवा रहे, फिर इस वेक्टर को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग एज आवर कन्वीनियंस। लाइक वेक्टर सेम डायरेक्शन, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू और मोर वेक्टर्स having same direction। और ये क्या हुआ, अनलाइक वेक्टर हो गया क्या, डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस।
तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हैं, तो फिर इन चीज़ों का ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज है नहीं, कहीं ना कहीं ये टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है टाइप चीज, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको ज़्यादा कवर करते हैं मैथमेटिक्स में। मतलब जो क्वेश्चन से जुड़ा हो, क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे कि हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड, कोलिनियर, कॉप्लिनियर, तो ये सारे वेक्टर्स जो क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे, इट विल बी मोर हेल्पफुल। ये हमारे लिए कुछ ज्यादा मदद साबित करता है। बट इन चीजों को भी ध्यान में रखना, ये टर्म है, कहीं ना कहीं वर्ड यूज होता है, ठीक है। चलिए हम कुछ आगे अब यहां से चलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की, कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात करते हैं। तो एडिशन को, जो वेक्टर का जो एडिशन है वो दो तरीके से हो सकता है। इसमें दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आपका टॉपिक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और नंबर 2 आपका टॉपिक होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नंबर 1 हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा टॉपिक होगा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ठीक है। तो यदि कोई वेक्टर ए बी है, मतलब देखिए ये एक साइड है ए बी, यहां से हम, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। ए से हम बी पर आए, उसके बाद क्या किया, हम बी से सी पर गए, बी से हम कहां पर गए, पॉइंट सी पर गए, इस डायरेक्शन में बी सी पर गए। तो जो ए बी प्लस बी सी का सम होगा, जो वेक्टर ए बी प्लस बी सी का सम होगा, बार बार एक वर्ड यूज करते हैं कि जब भी आप वेक्टर का यूज करते हैं और यदि आप सम चाहते हैं करना या फिर मैग्नीट्यूड पाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको एक चीज देखना होगा कि इनिशियल और टर्मिनल कहां पर, सॉरी इनिशियल और फाइनल कहां पर है। तो ये आपका इनिशियल हुआ, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो यही आपको इनिशियल और फाइनल का जो डिस्टेंस है, इट इज द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स, इट इज द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। यही जो होगा, यही आपका क्या होगा, सम होगा। ए से सी तक इट इज द सम ऑफ वेक्टर्स, इट इज द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स, यही क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। इट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान में रखेंगे, फिर से हम ए से बी तक गए, फिर बी से सी पर गए, तो फिर इस दोनों का जो सम होगा, वो जो सम होगा वो सम होगा ए सी के बराबर। यदि आप इसका डायरेक्शन अलग अलग कर भी लेते हैं, यदि इसका डायरेक्शन अलग अलग कर भी लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने क्या किया, यहां पर से हमने ले लिया P, यहां पर ले लिया R, डायरेक्शन थोड़ा सा मूव कर दिया, देखिए R से P की ओर जा रहे, तो P से कोई वस्तु है, R से चला, वो P पर आया, P से कहां पर आए हम, P से Q पर आए, P से कहां पर आए, Q पर आए। सोचिए इसका सम कहां से होगा, R से हम आए P पर और फिर P से आए Q पर, तो फिर इसका सम क्या होगा, इनिशियल और फाइनल, R और ये Q। ये जो R और Q का डायरेक्शन बनेगा, यही डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, R Q, यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, यही आपका सम हो जाएगा, ये R Q। तो यही आपको ध्यान में रखना है, इट इज नॉन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इट इज नॉन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यही है आपका क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आपको ध्यान रखना है कि यहां से स्टार्ट किए, बी पर आए और बी से सी पर गए, तो जो इनिशियल और टर्मिनल हुआ, इनिशियल और फाइनल हुआ, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, इट इज द सम, ठीक है। तो ये आपका यही हो जाता है आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। और बात हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की, तो कहीं ना कहीं जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है, ये जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है और ये आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, बोथ आर क्वाइट सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों में क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग लगभग एक ही चीज होगा। जैसे देखिए हम बात करते हैं अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की, तो देखते हैं यहां पर क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इस तरफ
पैरेललोग्राम लॉ। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि पैरेललोग्राम का जो होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। चलिए एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो इसमें से देखिए क्या होगा कि यदि सपोज कर लीजिए वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। यहाँ पर ए, थोड़ी देर के लिए बी समझ लीजिए, ये सी सपोज कर लीजिए और ये डी। मतलब क्या हुआ, यदि आपने मान लिया कि ए बी इक्वल टू वैक्टर ए है और आपने मान लिया कि ए डी इक्वल टू वैक्टर बी है, तो ये जो a प्लस बी होगा, आप थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि यदि ये वेक्टर b है तो फिर इस वेक्टर का भी डायरेक्शन वेक्टर b होगा, क्योंकि ये वेक्टर हम उस तरफ यदि जा रहे हैं a से d की तरफ, तो ये भी वेक्टर हम कहां से जाएंगे, b से c की तरफ। तो अब सोचिए कि इन ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं आप, इन ट्रायंगल इन चीजों में ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है, ये इस ट्रायंगल को आप इमेजिन कर सकते हैं। इस चीज के लिए आप एक चीज सोच सकते हैं कि इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां से हमने ए से स्टार्टिंग लिया हुआ है ए बी, इसको वेक्टर आप बोल सकते हैं उसका वेक्टर बी सी। तो इसका जो सम होगा वो ए सी के बराबर होगा ना, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, तो कहीं ना कहीं ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है यही हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब सम ऑफ वेक्टर्स ए प्लस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी से। तो यही कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ध्यान में रखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोथ आर इक्विवेलेंट। दोनों का कहना एक ही चीज है क्या, कि देखिए यहां से इनिशियल शुरू किया, यहां पर हम फाइनल चले आए, इनिशियल शुरू किया और फाइनल चले आए, तो दोनों का जो सम हुआ कहां से, इनिशियल टू फाइनल, ए से सी तक, यही सम जो लिया गया यही आपका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और यहां पर भी वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों का कहना, दोनों का कंक्लूजन एक ही था। यहां पर ये क्या हुआ, सम को उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला जो डायगोनल होगा, और दूसरा यदि लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दूसरा जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए, ये आपका डायगोनल दूसरा, सेकंड डायगोनल, क्योंकि दो डायगोनल होता है ना, ठीक है, बस यही ध्यान। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में जो आपको याद रखना है क्या, कि यदि हम किसी भी ट्रायंगल में यदि कंटिन्यू मतलब साइक्लिक ऑर्डर में यदि तीनों के सम को लेते हैं तो फिर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब सम ऑफ साइड्स टेकन इन ए ऑर्डर, यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि आप इन साइड्स को आप कंटिन्यू ले लेते हैं तो फिर उसका वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर इज 0। देखिए हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या सम ऑफ साइड्स टेकन इन ए ऑर्डर इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ध्यान में रखेंगे इस चीज को नोट में। मतलब क्या हुआ कि यदि आप इसको ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए ले लेते हैं तो ये फिर आपका 0 हो जाता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ले लेते हैं तो फिर ये आपका 0 हो जाता है। ए बी प्लस बी सी प्लस यदि आप सी ए ले लेते हैं तो 0। क्यों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से यहीं पर आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है कि यदि हम इसको क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लिख सकते हैं। अब सोचिए ये क्या हुआ, वो उधर से इधर चला आया, तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी हो गया और वो हो गया क्या, माइनस ए सी, और ये क्या हुआ 0। अब पता है आपको कि माइनस ए सी क्या बताता है, सी ए का उल्टा है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी और इसको प्लस सी ए लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि यदि आप किसी भी ट्रायंगल में यदि तीनों को एक ही ऑर्डर में लेते हैं तो फिर उसका जो सम होगा वो आपका सम कितना हो जाएगा, वो आपका सम 0 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान में रखना। तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोथ आर इक्विवेलेंट।
ठीक है, दोनों से बस एक ही चीज ध्यान रखना, इनिशियल टू टर्मिनल का जो डिस्टेंस हुआ दैट इज आवर सम, और यहां पैरेललोग्राम में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेड बाय जो सम है रिप्रेजेंट कर सकता है उसके डायगोनल के द्वारा। ओके ठीक।